आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 26/11 इसकी पूरी कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन खबर है और उसके बाद हम पूरी कहानी भी, मैं हाल ही में किताब भी पढ़ रहा था इसको लेकर, तो मुझे काफ़ी दुख भी हुआ। जिन हम लोग को हम रोक सकते थे, हम क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि 175 लोगों की जान गई थी, इसमें ये 9 आतंकी भी थे। इन सालों की खैर, इनको तो मैं कोई इतना वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इनको तो मर जाना चाहिए। पर जो 166 लोगों की जान गई है और 300 से ज़्यादा इंजर्ड थे, जो मैं बताऊँगा शायद आपको थोड़ा विचलित भी करे, आप इमोशनल भी हो, गुस्सा भी हो, लेकिन ये जानना ज़रूरी है क्योंकि ये सच्चाई है। अब धुरंधर जैसी मूवी जब इस सच्चाई को दिखाती है तो पता नहीं किन लोगों को मिर्ची लगती है। तो वही है। बट फिलहाल हम खबर पे जाते हैं। खबर ये है कि कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा एक वाटर फोर्स रेडी कर रहा है। अब वाटर फोर्स में क्या है कि PMML, इनका जो पाकिस्तानी मरकाज मुस्लिम लीग है, और लश्कर का ही विंग है, तो ये एक अंडर वाटर ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको स्क्यूबा डाइविंग सिखा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि 140 के करीब हमारे पास आतंकवादी हैं और ये 26/11 जैसा हमला करने के लिए तैयार है। अब देखिए, ये मिसलीडिंग है। पहली बात तो इस तरीके का अगर हमला होता है तो कोई बताएगा नहीं आपको। दूसरा पॉइंट ये है कि ये 2008 नहीं है, ये 2026 है। 2008 के बाद भारत में एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ है, ढेरों प्लानिंग हुई है, सब खत्म हो गए, ठीक है। 9/11 भी लगभग खत्म हो गया था। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार चप्पे चप्पे पे इतनी निगरानी है। इनको सबसे पहले ये हूरों के पास भेजेंगे, ये आए तो ठीक है, हूरों के पास भेजेंगे, और हूरों भी लात मार मार के बोलेंगे चल बे नरक में जा बे। तो यही चीज है। तो ये कहा जा रहा है। अब देखिए, ऐसा वीडियो वायरल हुआ, इससे पहले भी सैफुल्ला कसूरी ने धमकी दी थी, जो लश्कर का टॉप कमांडर है, कि हम जो हैं, हमने आसमानों को रूल किया और अब देखना हम क्या करते हैं। मसूद अजहर का भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसने बोला था फिदाइन है। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। तो हम 26/11 की कहानी आपको बताते हैं, और अभी तो हालांकि इसकी जांच होगी, लेकिन क्या 26/11 जैसा हमला होगा फिर से, या कोई वाटर फोर्स रेडी की जा रही है, इसका जवाब आपको अंत में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, कहानी पर हम आए। बता दूं कि ग्राफिक डिजाइनिंग, ये पर्टिकुलर कोर्स मैं बहुत समय से प्लान कर रहा था। 13 से 14 लेक्चर्स होंगे। हम आपको पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा देंगे, जिसके वैसे भी ट्यूटर्स बहुत कम अवेलेबल है, और या अगर अवेलेबल है तो बहुत महंगा है। तो ये 500 रुपए का कोर्स है शुरुआत के 1000 स्टूडेंट्स के लिए। एक सर्टिफिकेशन कोर्स होगा, 1 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 फरवरी से इसकी क्लास शुरू होगी, 6 महीने की वैलिडिटी है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बस मैं यही बोलूंगा कि अभी इसी वक्त अगर आप जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो अपनी स्किल को इन्हांस करें। हो सकता है शायद आप हमारे साथ ही काम कर लें, अगर आप बहुत ही बढ़िया इसमें स्किल मास्टरी करते हैं तो 26/11 हमला भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हमला है। पहलगांव हमला और 26/11। पहलगांव हमले में 22 लोग मरे थे, लेकिन दोस्तों जो जिस तरीके से मौतें हुई थी ना, ऐशन्या द्विवेदी अभी भी, मतलब वो अगर आप उनकी कहानियां सुने दिल पसीज जाता है। लेकिन 26/11 2008 में पूरी दुनिया ने यह देखा कि 10 आतंकियों ने पूरे मुंबई को हिला दिया था। इसकी कहानी की शुरुआत 1970 से ही होती है। ये जो डेविड कॉलमैन हेडली है और तसव्वुर राना, ये साथ में पढ़ा करते थे, स्कूल फ्रेंड्स थे। और लश्कर और जैश 2000 के बाद, सन 2000 के बाद ये साथ में कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने लगे, और प्लानिंग बहुत पहले से ही चल रही थी। ISI इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी। हर चप्पे चप्पे पर ISI जो है वो निर्देश दे रही थी। वो आतंकियों को देती, लश्कर को देती, और लश्कर जो है वो आतंकियों को देता जो ग्राउंड पर थे। अब बात यह है कि सबसे पहले आपको आतंकियों को जुटाना है। तो एक तरफ आतंकियों को जुटाने का काम किया जा रहा था। अबू हमजा और एक और था लखीउद्दीन रहमान, ठीक है, ये दोनों, ये लखवी जो है और ये अबू हंजाला, ये आतंकियों को जुटा रहे थे, और भी ग्राउंड पे बहुत सारे वर्कर्स थे। तो अब ये गरीब लोगों को पकड़ रहे थे, जिनका थोड़ा सा क्राइम रिकॉर्ड हो और जिनके पास कोई पैसा नहीं हो। ये जो अजमल कसाब है, अजमल कसाब बहुत गरीब परिवार से था। बात बात पे गुस्सा हो जाता था, जहां पे भी काम करता उसको मार के भगा दिया जाता। थोड़े बहुत क्राइम रिकॉर्ड्स भी थे, चोरी के, छीना झपटी के। पिताजी बोलते थे कि ये क्या है, यहीं पे पिता लगातार ताने देते थे। पिताजी की दही बड़े की दुकान थी। एक दिन इनके घर पे यही आतंकी आते हैं, इनके पिता को और इनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा होना है, 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। ये खुश हो जाता है, और उसके बाद इसकी ट्रेनिंग होती है।
अब इनकी ट्रेनिंग के लिए वैसे भी काफी बच्चे थे, 5-6 भाई बहन थे इसके, और अजमल कसाब जिंदा रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है, इनके परिवार वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए पाकिस्तान में क्या है, रोक सकते थे ना, जितने भी आतंकी जाते हैं उनके परिवार को पता होता है, लेकिन कोई रोकता नहीं है। फतह का काम करने जा रहे हो तुम, तो जीत का काम करने जा रहे हो तुम, तो काफिर को मारने जा रहे हो, मारो, ये चीज है। क्यों पता है? आप देखिए उनको पढ़ाया क्या जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंसान बुरा है, लेकिन इंसान को बचपन से ही वहां पे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उनकी किताबों में देखिए क्या भारत के लिए लिखा है, क्या हिंदुओं के लिए लिखा है, समझ रहे हैं आप? तो ये चीज है। तो अब क्या होता है कि इनकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। अब इनकी ट्रेनिंग 4 फेजेस में होती है, ठीक है। तो 4 फेजेस, पहला फेज जो होता है उसमें 21 दिन की ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी छटनी का काम होता है, वो पीओके में होती है। अब उसमें आपको धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में बताया जाएगा, और उसके बाद सुबह आपको एक तरीके से 21 दिन तक आपको डिसिप्लिन किया जाएगा। और आप ये मत समझिए, मतलब दे आर वेरी प्रोफेशनल, इन फैक्ट द टेररिस्ट आर वेरी प्रोफेशनल। यू विल बी सरप्राइज जब मैं आपको इनके प्लान बताऊंगा कि ये पहले 21 दिन तक कहता नहीं, तो प्रूवन है कि 21 दिन तक कोई आदत करो तो हो जाता है। तो 21 दिन मतलब वो आपकी आदत बन जाएगी। अब 21 दिन तक ये क्या करते हैं ना, ये पूरा डिसिप्लिन में लाते हैं, और जो डिसिप्लिन में आ गया उसको रखेंगे, जो नहीं है उसको हटा देंगे। फिर फेज 2 की ट्रेनिंग होती है, इनको पहाड़ी पे ले जाया जाता है। अब इसमें आधे छट जाते हैं, मान लीजिए 200 आए, इसमें 140 के करीब आतंकी है, तो 70 ही रह गए। तो अब उसमें इनको गोला बारूद, हैंड ग्रेनेड कैसे फेंकना है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसमें भी काफी लोग छट जाते हैं। लेकिन स्टेज 3 जो फेज 3 होता है, यह खतरनाक, ये 42 दिन तक चलता है। वो 21 ये भी 42 दिन तक चलता है, और ये 2007 से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और अब इसमें जो है लश्कर आता है, लश्कर तैयबा का हाफिज सईद, वो पर्सनली कोऑर्डिनेट करता है, लोग सल्यूट करते हैं मिलिट्री स्टाइल में, तो उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। अब इसमें एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, कमांडो टाइप ट्रेनिंग दी जाती है, मैप पढ़ना सिखाया जाता है, कैसे अगर मान लीजिए हैंड ग्रेनेड है, या अगर आप ऐसी कंडीशन में फंस जाएं कि आपको भागना हो, मारना कैसे है, यह सब सिखाया जाता है। अब इसमें खाली के जो सब के सब छड़ जाते हैं, तो मात्र 10 लोग रहते हैं, सिर्फ 10 आतंकी आखिरी में जो क्वालिफाई करते हैं। और इनको पहले बता दिया जाता है कि आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, आपके परिवार को इतने पैसे दिए जाएंगे, और इनको यह भी बताया जाता है कि आपको सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। तो स्टेज 4 में इनको यह भी बताया जाता है कि तुमको कैसे जाना है, कहां पे जाना है, कहां पे ठहरना है, कहां कहां पे हमला करना है, मैप कैसे रीड करना है, सब कुछ। अब इनको ट्रेन किया जाता है, और इसकी जो प्लानिंग होती है 6-7 साल पहले से ही हो रही होती है। इनको बोला जाता है कि तुमको मुंबई में इस पर्टिकुलर डेट पे 13 सितंबर 2008 की डेट चुनी गई होती है, बट RNAW को खबर लग जाती है, इंटेल बता देते हैं कि मुंबई में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो ये डेट चेंज कर देते हैं। अब अगला हमला कब होगा किसी को नहीं पता। अब इसी दौरान दोस्तों 1 साल पहले, हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, यही डेविड कोलमैन हेडली जो कि पाकिस्तानी होता है, ठीक है, ये नाम बदल के बाद में अमेरिका जाता है। अमेरिका में इसका नाम क्या वो होता है शायद, अरे यार गिलानी करके कुछ होता है, मैं थोड़ा नाम भूल गया हूं। तो ये अमेरिका जाता है, और अमेरिका में अपना नाम, अपनी मां का नाम रख देता है, क्योंकि मां अमेरिकी होती है, मां का नाम बदल लेता है, अपना डेविड हेडली नाम रख देता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग भी दिखता है, नीली आंखें होती है, अंग्रेज टाइप का दिखता है, तो इस पर कोई शक भी नहीं करता है। इसको भारत भेजा जाता है, और ये भारत आता है, ये जगह जगह पर रेकी करता है, और इसको बताया जाता है कि कहां कहां जाना है। ये हर जगह, ये अंबानी के घर के बाहर भी जाता है। इनफैक्ट जो महेश भट्ट के बेटे हैं राहुल भट्ट, उनसे दोस्ती कर लेता है। अब इसमें राहुल भट्ट की कोई गलती नहीं, क्या पता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और वो राहुल भट्ट को यह तक बता देता है कि भैया बहुत बड़ा कुछ मुंबई में होने वाला है, मेल्स भी भेजे जाते हैं, ये चीज है। तो अब क्या है कि यहां पे जो डेविड हेडली है, वो हर जगह, ISI कहती है कि जगह जगह की फोटो लो, हर एक चीज तुमको करनी पड़ेगी, और जहां पे भी जाओ, क्योंकि समुद्र के रास्ते हमको जाना है। अब देखिए 2006 में ना, पहले समुद्र की निगरानी होती थी, ये बंद कर दी गई। हेलीकॉप्टर से समुद्र की रेकी किया करते थे इंडियन कोस्ट गार्ड, वो बंद हो जाती है किसी कारणवश। तो जो पूरा रूट है तुमको बताना पड़ेगा, जहां जहां जा रहे हो। 5 जगह CST, सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पे होती है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, क्योंकि यहां पे फॉरेनर्स बहुत सारे आ जाते हैं, ताज होटल जो कि मुंबई की शान है, नरीमन हाउस भी आपको जाना है, ठीक है, नरीमन हाउस हो गया, लियोपोल्ड कैफे हो गया, ताज होटल हो गया, CST हो गया, और दोस्तों एक और होटल होता है ओबरॉय,
जो कि सबसे बड़ा होटल। तो ये 5 जगह पे आपको हमला करना है। तो यहां की रेकी करिए और हमको एक एक चीज, तो डेविड हेडली सारी चीजें जो है वो आईएसआई और पाकिस्तानियों को देता है, लश्कर को देता है। तो पूरा प्लान आपके सामने है। अब जाएं कैसे? तो बोट का इंतजाम किया जाता है, ठीक है। ये एक बोट, बड़ी बोट पे भाई देखो, जब प्लानिंग होती है कि 26/11 को हमला होगा, हालांकि बहुत सारे इंटेल्स मिलते हैं और यहां पे पाकिस्तान बहुत बरगलाता भी है कि अलग अलग कोऑर्डिनेट्स भेज देता है और एक पैनिक फैला देता है। अब इंटेलिजेंस एजेंसी को ये तो पता है कि बड़ा हमला होगा, लेकिन कब होगा ये वी डोंट नो। तो 26/11 की डेट चुनी जाती है। 22 नवंबर को इन 10 आतंकियों को भेजा जाता है अलग अलग, मतलब इनको बोला जाता है कि तुम दो दो में बटोगे, मतलब 5-10 लोग हैं तो उसका ग्रुप बनेगा और ये ग्रुप 5 होगा, हर एक ग्रुप में 2 होंगे, 2 आतंकी होंगे, उनको अलग अलग जाना है। तो 5 जगह है, एक जगह पे 2 आतंकी होंगे, तो आप जाइए 10 आतंकी जो हैं वो अलग अलग जगह पे हमला करिए, 5 जगहों पे हमला करिए। तो बढ़िया है। अब ये लोग खूब भैया, आखिरी में फेयरवेल होती है, इनको बोला जाता है कि जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है, धर्म तुम्हारे साथ है, ऐसी बातें बोली जाती हैं, विदा लिया जाता है। आपको एक और चीज बताऊं, इस दौरान जब ट्रेनिंग होती है ना, तो बहुत सारे आतंकी छोड़ के भाग जाते हैं, बोलते हैं कि अभी ये क्या करने को, ये तो सुसाइड मिशन है। तो काफी लोग छोड़ के भाग जाते हैं और अजमल कसाब को भी बोला जाता है कि तुम भी चल लो, लेकिन कसाब मना कर देता है। और कसाब अपने परिवार से भी मिल के आता है, बोलता है कि मैं तो इस काम के लिए जा रहा हूं, तो परिवार उसको शाबाशी देता है कि जाओ बेटा जाओ, ये चीज है। तो अब क्या होता है कि ये मुंबई आता है। ये पहले एक बोट, एक छोटी सी बोट इनको रात में दिलाई जाती है, ये थोड़ा सा दूर जाते हैं और उसके बाद एक बड़े शिप पे चढ़ते हैं। फिर बड़े शिप पे चढ़ते हैं 23 नवंबर को। ये फिर जब इनको दिखने लगता है कि मुंबई पास आ गया, तो इनको एक बोट आती हुई दिखती है, उस बोट का नाम होता है कुबेर, उस पर बैठ जाते हैं ये। अब ये एक फिशिंग बोट होती है। अब इसका जो नामचंद होता है, ये ऑलरेडी पाकिस्तान में सजा काट के आया होता है 6 महीने, क्योंकि गलती से ये पाकिस्तान जो मैरीटाइम बॉर्डर है उसको क्रॉस कर लेता है। अब बताइए, आतंकी 10 आतंकी इस बोट पे ये कह के चढ़ते हैं कि हमारी जो बोट खराब हो गई है, हमको लिफ्ट दे दीजिए, बोला आ जाओ। इसी नामचंद को जान से मार देते हैं, गोली मार के फेंक देते हैं बोट के पीछे। अब बल्कि वो बोलता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी, बोलते अरे चल, इतनी नफरत। उसके बाद ये लोग आते हैं, फिशिंग कॉलोनी यहां पे होती है, वहां पे उतरते हैं। अब ये बहुत ही बढ़िया सेंटर पॉइंट था, क्योंकि पहली बात यहां पे आपको शक नहीं है, क्योंकि हर दिन जो है वो लोग आते रहते हैं, तो यहां पे उतर जाते हैं। और जो 10 मीटर पे रोड है और जो इंपॉर्टेंट जगह है वो बहुत पास पास है। जैसे सीएसटी यहां से मात्र 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे है, ओबरॉय होटल भी पास में है, ताज होटल भी पास में है, तो ये बेस्ट होता है। तो अब यहां पे उतरते हैं, उसके बाद फिर ये अलग अलग बढ़ जाते हैं। कसाब और इस्माइल जिस कार में बैठते हैं, उस कार में भैया वो जो ड्राइवर होता है वो भी, उसकी शादी नहीं हुई होती है, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके घर से निकलता है, बॉम्ब लगा देते हैं उसकी कार में। और एक और बहुत जबरदस्त चीज हुई होती है, इसी दौरान इन आतंकियों से पूछा जाता है। एक आदमी जो ताज होटल में ही काम करता है, वो यहां पे आता है, तो उनको शक होता है, बोले तुम यहां पे क्या करने जा रहे हो, क्या हो, कौन हो तुम? तो कसाब बहुत बदतमीजी से बात करता है कि अपने काम से काम रखो। वो पुलिस में बताता है कि ऐसे कुछ लोगों को देखा गया, बट पुलिस एक्शन नहीं लेती है। दोस्तों, बहुत गलतियां हुई हमारे से। अगर हमारे से ये गलतियां नहीं होती तो हम ये हमले को रोक सकते थे। और इंटेल था उस समय, एम के नारायणन जो इंटेल चीफ थे, और भी इंटेल था कि कुछ बड़ा होने वाला है, बट दोस्तों इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। अब क्या होता है कि ये लोग बढ़ जाते हैं 5-5 में। तो सबसे पहले कसाब और इस्माइल जो है वो सीएसटी जाते हैं। अब जब ये सीएसटी जाते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, तो वहां पे भीड़ बहुत कम होती है, तो ये गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि इसको दिखाया जाता है भीड़ बहुत, तो ये गुस्सा आ जाते हैं। उसके बाद फिर ये टॉयलेट जाते हैं और उसके बाद वहां पे अपनी बंदूक निकालते हैं, आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। और बता रहे कि कसाब हंस रहा था। वहां के चश्मदीद बताते हैं, विटनेस बताते हैं कि कसाब जब गोली चला रहा था ना, तो हंस रहा था शैतान की तरह, और निकालता है वो ग्रेनेड, फायर करना शुरू कर देता है। कितने लोग घायल हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मर गए, 35 लोग मर गए। उसके बाद ये लोग निकलते हैं, ठीक है। एक अगेन ये जब निकलते हैं तो फिर पुलिस को पता चल जाता है, पुलिस को समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया, पुलिस एकदम क्लूलेस है। तो जैसे ही ये लोग निकलते हैं, ये एक टैक्सी पकड़ते हैं, टैक्सी वाले को मारते हैं। फिर उसके बाद आते हैं तो कामा हॉस्पिटल होता है, वहां पे जाते हैं, लेकिन तब तक हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, ये लोग आ जाते हैं। इनको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। अब जैसे इनकी गाड़ी आते हुए देखती है, ये दोनों आतंकी जो है इनकी गाड़ियों पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। हेमंत करकरे शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद फिर कामा हॉस्पिटल जाते हैं, बच गए, वहां पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि वहां से ये लोग निकल जाते हैं।
क्योंकि पुलिस का रीइंफोर्समेंट आना होता है। फिर ये लोग एक टैक्सी में अगेन एक गाड़ी आ रही होती है, क्योंकि उस समय पुलिस इनका पीछा कर रही होती है, तो इनको भी पता है पकड़े जा सकते हैं। तो एक टैक्सी में बैठते हैं ये, सॉरी एक गाड़ी आ रही होती है, तो उनको कपल को हटाते कि भागो यहां से, वो गाड़ी लेके फरार हो जाते हैं इस्माइल और कसाब। अब इसमें आपको बता दूं, ये बच गए कि वो गाड़ी वाले को नहीं मारे, क्योंकि जल्दी में थे। एक डिवाइडर पे सामने पुलिस की बैरिकेडिंग होती है, तब तक पता चल गया होता है कि यहां हमला हुआ है। तो ये क्या करते हैं ना कि पुलिस से बचने के लिए डिवाइडर पे कार चढ़ा देते हैं, बट डिवाइडर पे कार फंस जाती है। उसी दौरान तुकाराम आमले जो कि एएसआई होते हैं वो आते हैं, भाई हैट्स ऑफ उनकी बहादुरी को, और कार के अंदर जाते हैं, वो खोलते हैं दरवाजा, कसाब उन पे गोली चला देता है, उनकी जान चली जाती है, बट उनकी वजह से कसाब को पकड़ लिया जाता है और इस्माइल को वहीं मार दिया जाता है। तो कसाब को फिर उसके बाद ये पहला आतंकी होता है जिसको पकड़ लेते हैं, और यही एक बहुत तुरुप का इक्का साबित हुआ, क्योंकि इस आदमी से हमने बहुत कुछ उगलवा लिया और उसके बाद हमने एक प्रॉपर केस बना दिया पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद दूसरी साइड पे नरीमन हाउस और लियोपोल्ड कैफे पर जबरदस्त फायरिंग होती है, ओबरॉय होटल पर होती है, और सबसे ज्यादा नुकसान ताज होटल में होता है। ताज होटल में जो है ऑलरेडी इससे पहले आतंकी होते हैं, सारे आतंकी यहां पे मिल जाते हैं, ठीक है, 5 आतंकी होते हैं यहां पे मिल जाते हैं, और एक एक करके वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। यहां पे यहूदी होता है उसको मारते हैं। अडानी यहां पे थे, अडानी को किसी तरीके से रेस्क्यू किया जाता है। प्लान यही था कि बस किसी बड़े बिजनेसमैन को पकड़ के सरकार से नेगोशिएट करो, राइट, सरकार से नेगोशिएट करो, बट नहीं हो पाता है। और उसके बाद लगातार हमला होता है। यहां पे जॉर्डन और प्रदीप करके ये 2 यहां पे लोग काम करते हैं, स्टाफ होता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि एक एक ये ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, और कमरा देखते हैं, अगर उनको कोई काम का मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मार देते हैं। तो आग लगा देते हैं ये होटल के कमरे से, और ये सब इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे और ये बहुत खुश है, दे वर सुपर हैप्पी। सबके ये इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे इनको आईएसआई से, और हाफिज सईद लगातार इनको कोऑर्डिनेट कर रहा था। और इसमें पता है सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया? हमारी इंडियन मीडिया ने। इंडियन मीडिया ने सब लाइव टेलीकास्ट किया, और इंडियन मीडिया से ही पाकिस्तान को जानकारी मिल रही थी। इनफैक्ट आतंकियों को बताया जा रहा था लश्कर हाफिज सईद द्वारा कि अभी देखो ये लोग, ये सिपाही यहां से आ रहे, ये सिपाही वहां से आ रहे। इंडियन मीडिया, थैंक्स टू इंडियन मीडिया ये हो रहा था। ये 2 स्टाफ को पकड़ते हैं, कहते हैं कि बिजनेस वाले कहां हैं बताओ। जॉर्डन को तो वहीं गोली मार देते हैं, जो एक स्टाफ होल्डर होता है, वो कहते हैं कि पर्दे पे आग लगाओ। खेलते हैं ये, मतलब आप ये जो होस्टेजेस होते हैं उनके साथ खेलते हैं, 35 लोगों को मार देते हैं ये। और उसके बाद प्रदीप को ले जाते हैं, लेकिन प्रदीप का दिमाग काम करता है, वो कहता है कि ऊपर है, ऊपर नहीं होते हैं, और किसी तरीके से वो बच के निकल जाता है, गोली उसको भी लगती है। लेकिन तब तक एनर्जी आ जाती है। 2 दिन हो गया होता है दोस्तों, और पूरी मुंबई हिल गई होती है, पूरी दुनिया हिल गई होती है। और अब एनर्जी का भी सुन लीजिए भाई, इस समय हमारी जो मरीन कमांडो का जो मुंबई में नेवी का तो बेस है ना, ठीक है, मुंबई सबसे बड़ा वेस्टर्न बेस है, तो मरीन्स तो यहां पे है ही है। लेकिन पता क्या होता है, एनएसजी और मरीन्स बहुत लेट पहुंचते हैं। इनकी गलती नहीं है, पॉलिटिक्स हमारे यहां। इनको जो ले जाने वाला प्लेन है वही नहीं मिलता, 3.5 घंटे की देरी, 1 दिन हो जाते हैं दोस्तों। 1 दिन बाद, जिस दिन यह हमला हुआ उसी दिन तुरंत एनर्जी को, पुलिस के बस की बात नहीं है, पुलिस नहीं कर सकती है ऐसे ऑपरेशंस, ये हमारे कमांडोज ही तो करेंगे। बट 1 दिन हो जाता है, क्लियरेंस ही नहीं मिलता है। उसके बाद में तो इनको कहां से ले जाएं, ठीक है, इनको ले कैसे जाएं, क्योंकि जो प्लेन है कभी वो खराब, और जो प्लेन है वो इतना छोटा कि 120 कमांडो आ नहीं पाएंगे। रेडी थे वो हमला करने के लिए, लेकिन 2 दिन तक नहीं हुआ। फिर जाके जब इनको ले जाया जाता है तो वो भी मुंबई एयरपोर्ट पे, स्पॉट पे नहीं। और उसके बाद फिर एक एक करके ये आतंकियों को मारते हैं। 166 लोग मरे, 9 आतंकी का मतलब टोटल 175, जिसमें 9 आतंकी भी थे। कसाब को फांसी हुई। लेकिन बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ, ये चीज है। तो ये जो हमला हुआ 26/11 का हमला, इसमें बहुत सारी गलतियां थी। अब तो कोस्ट गार्ड बहुत एक्टिव है और लगातार हमारे वाटर्स के, इंटरनेशनल वाटर्स की निगरानी होती है। कोई वाटर फोर्स बन ही नहीं सकती, पाकिस्तान की इतनी औकात ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है। पहली बात, तुमने डॉक्टर ही चेंज कर लिए। हमारे ऊपर अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो एक वॉर माना जाएगा। और दूसरा पॉइंट, अब बहुत ज्यादा सुरक्षा बढ़ गई है दोस्तों, हद से ज्यादा। तो ऐसा 26/11 हमला नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि 2008 में जो हमला हुआ, इंडिया ने कुछ किया नहीं। सबसे दुख की बात यह है कि पाकिस्तान ने हमको घर में घुस के मारा और भगा के मारा, ऐसा वैसा नहीं मारा। कितने लोगों की जानें चली गई, टैक्सी वाला, उसका पूरा परिवार, उसके माता पिता, आज भी वो बेचारे रो रहे हैं। कितने लोगों का एकमात्र सहारा चला गया। कोई ये था जो सुबह बोल के निकला था कि चलो ठीक है आज आएंगे तो बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उसकी जान चली गई।
एक ऐसी फैमिली जो एक लेडी थी, वो इकलौता, मतलब वो खाली वही जो थी वो कमा रही थी, मर गई वो। कितने बच्चे, किसी का 5 साल के बच्चे का मतलब उनको गोली लगी है। मतलब ऐसे कितने लोग थे दोस्तों जिन्होंने अपने को खोया, और उसका हमने कोई भी रिटेलिएशन नहीं किया। हम चुपचाप बैठे रहे और हम इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखते रहे। यह लालत की बात है। बात हमला किया, हमला होगा, हमला तैयार, हमेशा ये लोग हमले की ताक पर रहेंगे, लेकिन हमने रिटेलिएट नहीं किया। तो वही चीज है कि धर्म स्थापित करने के लिए अधर्मियों को मारना पड़ता है, और इन अधर्मियों को मारना पड़ेगा। पाकिस्तान एक अधर्मी देश है, ठीक है, ये धर्म के साथ नहीं। आप देखिए कि पहलगांव हमले पे इनके कमेंट्स देखिए, हंस रहे थे ये चीज है। क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप कि ऐसे लोगों से आप दोस्ती करेंगे? इन लोगों से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में हर कोई खराब है, अगर नहीं खराब है तो सड़क पे उतरो और हटाओ मिलिट्री आईएसआई को, इतनी औकात नहीं है। ये है चीज, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर हमला होगा तो आर्मी बिल्कुल तैयार है और तगड़े से, और अब तो आर्मी चाह रही है कि कुछ ऐसा हो तो इनका पीओके लाहौर एक साथ इनको नंगा दौड़ाएंगे हम। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब हम ये सिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।